हे बडी, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का दोबारा स्वागत है एक बार इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। कुछ मेरे बारे में, ठीक है। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन, ठीक है। मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और दोस्त आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं एक नेम रिएक्शन की सीरीज़ चला रहा हूँ और उसमें लगभग जितनी भी नेम रिएक्शन अपनी जेई और अपने नीट में है, मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और इस सीरीज़ के दौरान आज मैं एक बहुत बेहतरीन नेम रिएक्शन लाया हूँ। इसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, ये जेई में नेम रिएक्शन के नाम से उतनी फेमस नहीं है, लेकिन इसके काम बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं इसको कन्वर्जन टाइप में देखूंगा तो जब बच्चे ए बी सी डी टाइप क्वेश्चन कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको गहराई से डिस्कस कराऊंगा, विथ मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कब क्या कैसा होता है, ठीक है। तो हैव पेशेंस, शुरू करेंगे क्लास को, ठीक है। प्लीज़ नोटबुक लेके बैठ जाइएगा और स्टार्ट हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, इसका सबसे पहले मैं आपको रोल समझा दूं कि इसका हमारा रोल कहाँ कहाँ है, तब आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखो, अगर मैं स्मिथ रिएक्शन की बात करता हूँ तो ये जो हमारी रिएक्शन है, ये सबसे पहला इसका रोल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप स्टफ्स डालते हो, स्टफ्स डालने के बाद आपको यहाँ पे अमाइन मिलता है। पहला काम इसका ये है, ठीक है। दूसरा काम ये है कि आप इसके कीटोन से, इसमें स्टफ्स की हेल्प से, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजोइक एसिड पड़ता भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एमाइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एमाइड बनते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा अगर ये एल्डिहाइड के साथ है, अगर ये एल्डिहाइड के साथ है दोस्त, बाय यूजिंग द हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, ये आपको साइनाइड देगा। क्या देगा? साइनाइड देगा। प्लस इसके अलावा एन फॉर्माइल भी आपको मिलता है। इसके अलावा आपको एन फॉर्माइल भी टाइप सब्सटेंस मिलते हैं, इसको बोलते हैं एन फॉर्माइल के डेरिवेटिव्स, ठीक है। चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट काम, कि ये 3 डिग्री अल्कोहल को अपन को यूजिंग द स्टफ्स ये कन्वर्ट कर देता है शिफ्स बेस में। आपने कभी नाम सुना हो शिफ्स बेस का, हमने पढ़ा था C डबल बॉन्ड NZ और NZ की जगह R रखते हैं, इसी को अपन लोग इमाइन बुलाते हैं, ठीक है। तो इसके इतने सारे काम हैं हमारी केमिस्ट्री में स्मिथ रिएक्शन के। तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आती कभी भी जनरली, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हो, बट आप इसको कीटोन्स में भी देख सकते हो, आप इसको एल्डिहाइड में भी देख सकते हो, इवन आप अल्कोहल्स में भी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं, एक एक की मैकेनिज्म को समझते हैं, क्या क्या इसमें यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, एंड क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो आप देख रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी विल गो फॉर द कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन अल्कोहल, और एक एक की मैकेनिज्म समझेंगे। ऑल्दो दोस्त, मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है जितना इसका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट चूंकि मैं अपना काम पूरा करूंगा, आपको मैकेनिज्म सही समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज एक बार मैकेनिज्म माइंड में आ जाती है तो आप रटते नहीं, अदरवाइज बच्चा आज रटता है फिर कल भूल जाता है। इसके अलावा जब वो इंटरनल कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, मैं बताऊंगा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस। इसके अलावा डायरेक्ट एसेशन रीजन में आते हैं। आप जेई के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाओ तो उसमें बीच में इसमें एक आइसोसाइनाइड नाम का इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। ये बैकमैन में भी बनता था, तो उसका कुछ रिएक्शन बैकमैन टाइप भी होगा, मैं आगे दिखाऊंगा। और बस मैं मान के चलूँगा कि हाँ, बैकमैन की कुछ कहानी आपको याद है, क्योंकि मैंने बैकमैन की वीडियो पहले ही बना रखी है। बैकमैन की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखी है नेम रिएक्शन में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, इसको अपन लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजोइक एसिड डालते हैं। इसको अपन लोग N3H बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? N3H, इट्स योर हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये इसको अमाइन की तरफ लेके जाता है। इसकी भी दोस्त 2 मैकेनिज्म है, मैं दोनों मैकेनिज्म से आराम से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा दोस्त एमाइन है,
ठीक है, यहाँ पे पड़ता क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड। बट द प्रॉब्लम इज कि हाइड्रोजोइक एसिड नेचर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये जो हमारा N3H आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो आप इसको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करते हो, डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हो, इसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑब्टेन करते हो। इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑब्टेन करने का बेसिक सा तरीका ये होता है कि आप सोडियम एजाइड ले लो। एजाइड का नाम सुना होगा आपने, NaN3, N3 वर्ड यूज़ करते हैं, कैल्शियम एजाइड, सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर तुम्हें याद हो, पी ब्लॉक टाइप मैं वहाँ जा रहा हूँ लेके इसको, कि किसी भी मेटल के एजाइड को जब हीट करते हैं तो प्योर नाइट्रोजन गैस निकलती है। आई होप मेरी बात आपको याद होगी, ठीक है। फिलहाल इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे हम लोग एजाइड लेते हैं एंड दिस एजाइड को अपन लोग सल्फ्यूरिक एसिड से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। जब इसको अपन लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो अपन को ये N3H मिलता है, ठीक है। तो आप कभी भी इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हो, द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस टॉक्सिक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसको साथ साथ डालते हैं। बुक्स लिखती हैं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड जब के दौरान जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे होते हो, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराना है, तो उसको रिएक्ट कराने के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस अपन लोग सोडियम एजाइड डालते हैं। दिस इज अ सोडियम एजाइड दोस्त, ठीक है। इस एजाइड में आप लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो हाइड्रोजोइक एसिड बनता है एंड दिस रिएक्शन विल प्रोसीड टू फॉर्म एमाइन, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सामने हाइड्रोजोइक एसिड है एंड वी विल गो विद दैट रिएक्शन, ठीक है, हम उसके साथ ही चलेंगे। चलो, तो देखो स्टार्टअप इसके दो टाइप के मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। मैं आपको दोनों टाइप के मैकेनिज्म समझा दूंगा, किस टाइम पे किसको यूज़ करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। दोनों का ईल्ड देखो दोस्त वही आएगा, ईल्ड से हमारा चेंजेस नहीं आते हैं, बस हल्का सा एक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आप करते क्या हो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इसके H+ से इंटरेक्ट कराते हो। नाउ यहाँ पे दो टाइप की मैकेनिज्म चलेगी, मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ टाइप 1। टाइप 1 में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का H+ है वो इस पे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ से पानी जैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पानी आ जाएगा और ये पानी हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये कार्बोकटायन बनेगा। इस कार्बोकटायन का नाम होता है एसाइल कार्बोकटायन। एसाइल कार्बोकटायन बोले या एसाइल कटायन बोलो, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्त इसमें आप क्या करते हो, अपना हाइड्रोजोइक एसिड डालते हो बहुत आराम से, ठीक है, बहुत आराम से। अब देखो यहाँ का नेगेटिव चार्ज है दोस्त, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बट ऑब्वियस है नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करने की सोचेंगे और ये इसके ऑर्बिटल में जाके डॉप होगा। जैसे इसके ऑर्बिटल में जाके दोस्त ये डॉप होगा तो ये बनेगा RC+ONH+। इसको बोलते हैं, देखो याद करो एजाइड था N3 था ना, तो ये हमारा एसाइल एजाइड के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, एसाइल एजाइड। तो यहाँ पे आपको एसाइल एजाइड बनते हुए दिखाई देगा। अब चूंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये बहुत तगड़ा लीविंग ग्रुप भी है, बट ये याद रखिएगा आगे चल के बात मैं दोबारा बताऊंगा कि ये N3+ जो है, ये जो हमारा निकलता है नाइट्रोजन जब निकलती है तो वो एसिड के प्रेजेंस में नहीं निकलती है, क्योंकि यहाँ पे तो एसिड नहीं है कोई, यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटॉन तो हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, आप इसको बाहर कर सकते हो। जैसे ही आप इसको बाहर करोगे दोस्त तो आप कुछ यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दोस्त ये बाहर निकल गया, चूँकि निकल चुका है, समथिंग लाइक नाइट्रोजन गैस टाइप उड़ जाएगी। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप चाहो तो इसको भी तुरंत बाहर कर सकते हो। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, ऐसे ही एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस होता चला जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे H+ बाहर निकल गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट माय फ्रेंड, ये H+ ऐसे ही नहीं बाहर निकलता, ठीक है, नहीं तो पता चला फिर से वापस ये H+ इस पर अटैक कर दे। तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिंग का ख्याल रखना है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जब ये बाहर निकला होगा तो ये HSO4- रहा होगा, तो वापस सल्फ्यूरिक एसिड बनने की कोशिश रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री को लॉजिकल भी सोचो कि ऐसे ही अपन लोग केमिस्ट्री से किसी को चीज़ को H+ को बाहर निकालते हैं, फिर डिब्बे से अलग कर देते हैं, हमको लगता है अलग हो गया,
तो यार मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लैब में अलग होता है काम और कॉपी पेन में काम अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। याद करो हमने पढ़ा था कभी कि जब कभी भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो माइग्रेशन होता है, और इस माइग्रेशन को अपन लोग कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन बुलाते हैं। कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, या अच्छा वर्ड ये होगा कि कार्बन टू एम्प्टी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बुलाओ, क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है वो इसको डोनेट करने की सोचता है। अब बहुत लॉजिकली सोचना मेरे भाई बच्चे मेरे, लॉजिकली सोचना कि ये आप इसको डोनेट करा रहे हो। डोनेट करने का वही है, आपने पढ़ा है, पहले भी हमने इसको देखा है कि भाई जब डोनेट करेगा तो ये अपने एनानिक फॉर्म में होगा और ये इसके ऑर्बिटल में जाके डॉप करेगा। जैसे ही डॉप करेगा तो दोस्त यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R, चूंकि इस नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया है R, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एंड दोस्त यही तुम्हारा एक इंटरमीडिएट बनता है, और इस इंटरमीडिएट को हम लोग बहुत बार देखे हैं। इसको अपन लोग आइसोसाइनेट बुलाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब इस आइसोसाइनेट को फर्दर अपन लोग रिएक्शन में आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। बहुत ध्यान से कि हमारे सामने ये कुछ दे रहा है, आइसोसाइनेट है। अब इस आइसोसाइनेट में आप वाटर को डालते हो, और मैं तुरंत, प्लीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे नहीं निकालता, मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं आपको जो तरीका है मैं वो बता देता हूँ कि आपको पता है कि कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्त 3.5 है, नाइट्रोजन की 3.0 है, कार्बन की लगभग 2.4 के करीब है, ठीक है। तो द पोलर बॉन्ड इज कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। आई होप मेरी बात ये समझ में आ रही होगी कि पोलर बॉन्ड ही टूटता है, बात जानते हो ना सभी लोग। तो ये कह सकते हो दोस्त इसने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ, जैसे ये बॉन्ड टूटा तो दोस्त कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई। ठीक है। अब यहाँ से ये H+ निकलने की सोचता है। अब इस H+ के पास दो ऑप्शन है दोस्त, एक है नाइट्रोजन का लोन पेयर और एक है ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, तो ये पहले स्टेप में यहाँ जाता है, बट चूंकि एसिडिक प्रोटॉन है फिर वो वहाँ जाता है। अब दे आर द टू वेज, मैं आपको यहाँ तो डायरेक्ट बेवकूफ़ बना दूँ, आप यहाँ भेज दूँ, और एक तरीका है, नहीं यार आपको मैं सच्चाई से वाकिफ़ कराऊँ कि दोस्त ये इतना आसानी से यहाँ नहीं जाता है, पहले ये यहीं जाएगा एज पर रूल। बट चूंकि आपको पता है कि कार्बन पे दो ऑक्सीजन एक अनस्टेबल कंडीशन है, फिर आप ये H+ को यहाँ से प्रोटॉन को भेजते हो इसके पास, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू। कुछ लोग पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट नाइट्रोजन पे अटैक करेगा लोन पेयर पे, दोस्त ऐसा नहीं है। आपने कभी पढ़ा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल, ठीक है, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो प्रोटॉन वहीं को आता है। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी बात सही लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। तो अब दोस्त यहाँ पे नेगेटिव ले आए हो, और यहाँ पे अपने पास OH था ही था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब चूंकि इसके पास लोन पेयर था इसलिए H+ यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये यहाँ से निकलने की सोचेगा, ठीक है। अच्छा, इसके पास कुछ और तो नहीं छूटा है, हाँ नहीं छूटा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव था ही था, तो मैं कहूँ ना कहूँ तो सीधे एक बॉन्ड टाइप बना दूँ, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज फिर से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये माइग्रेट करने की सोचता है, तुरंत यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से फिर से ये अपना एसिड रंग दिखाता है। तो ये अपना किस फॉर्म में टूटेगा आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पे आया बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया होगा, ओके। ये आपका बॉन्ड था, नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, बट ये बॉन्ड तुरंत टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये माइग्रेट होगा, और ये माइग्रेट होगा तब जाके यहाँ से अमाइन बनेगी, और अमाइन बनने के बाद दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। इवन आप चाहो तो आइसोसाइनेट बना और लोग पानी डाल के हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उड़ा देते हैं, बट इट्स अप टू यू, आप कैसे सीखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो दोस्त मैंने बस ज़्यादा दूर नहीं गया, मैंने आपके साथ क्या किया,
मैंने इस H+ को उठाया और H+ को इसके लोन पेयर पे इंटरेक्ट कराया। इंटरेक्ट कराने के बाद मैंने एसाइल कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है। एसाइल कार्बोकैटायन के बाद मैंने हाइड्रोजोइक एसिड का अटैक करवाया, इससे हमको एसाइल एजाइड मिला और फिर इस एसाइल एजाइड का मैंने नाइट्रोजन बाहर किया, ठीक है। जब मैंने नाइट्रोजन बाहर किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा हुई और फिर यहाँ से माइग्रेशन हुआ, और जब माइग्रेशन हुआ या रीअरेंजमेंट कह सकते हो ये हुआ, ठीक है। इससे हमारा आइसोसाइनेट बना। आइसोसाइनेट में आपने पानी डाला और फिर प्रोसेस के थ्रू आप एमाइंस की तरफ पहुँच गए हो। तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड टू एमाइन, ओके। इनडायरेक्टली मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और इसको मैंने N3H से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H+। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर जनरली सल्फ्यूरिक एसिड लेना है क्या? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, आप HCl भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऑब्जर्व किया गया है कि आप इसको ऑब्टेन करते हैं, ओके। दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएट द मैकेनिज्म। सेकेंड वे, कभी कभी ऐसा होता है, इसको आप टाइप 2 बोल सकते हो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है यहाँ पे जब आप H+ डाल रहे हो तो इस बार ये इस पे लोन पेयर पे ना इंटरेक्ट करके ये इस पे इंटरेक्ट करे, इस बॉन्ड को तोड़े और कह सकते हैं कि ये इस पे इंटरेक्ट करे, इसके लोन पेयर पे इंटरेक्ट करे। दोनों पॉसिबिलिटी है दोस्त, दोनों पॉसिबिलिटी है, ये इस पे इंटरेक्ट करे। और जब ये इस पे इंटरेक्ट करेगा तो इस बार थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप अपना हाइड्रोजोइक एसिड का अटैक करवाते हो। मैं आपको बेसिक सी बहुत बारीक सी एक बात बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिए समझाने के लिए। यहाँ पे ये N, ये H और यहाँ पे प्लस। अब एक बात याद रखनी है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं यहाँ कहीं नोट करके इस लाइन को लिख लेता हूँ। एक लाइन बुक में लिखी होती है कि जो आइसोसाइनेट जो है वो ईजिली आइसोलेट नहीं होता है इन एसिडिक कंडीशन। ये आपका आइसोसाइनेट फॉर्म है, तो लिख लीजिए भाई कि आइसोसाइनेट विल नॉट आइसोलेट इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में आइसोलेट नहीं होता है, बट इट कैन आइसोलेट इन द एनहाइड्रस फॉर्म, बट इट कैन बी आइसोलेट इन द एनहाइड्रस फॉर्म। तो यहाँ से एक बात दिमाग में रखनी है कि पहले हमने क्या किया था, तुरंत इस एजाइड को बाहर करने की कोशिश की थी। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे आपके पास एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, तो इस एसिडिक प्रोटॉन्स के वजह से ही हम इसको डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते। तो तरीका दोस्त ये कहता है कि अगर आप इसको रिमूव कराना चाहते हो तो पहले इसको डिहाइड्रेट करो। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले आप इसको डिहाइड्रेट करोगे। एंड डिहाइड्रेट का मतलब इस पानी को बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे यार दोस्त OH था, आई एम सॉरी, है ना, ठीक है ना। आप इस पानी को बाहर निकाल लो। जब आप इस पानी को बाहर निकाल रहे हो तो समथिंग लाइक दोस्त कुछ यहाँ बॉन्ड बन रही है, ठीक है। अब ये प्रोसेस दोबारा दोहराओगे। अब यहाँ से चूंकि ये पानी यहाँ से बाहर निकल चुका है तो ये दोस्त एनहाइड्रस बन चुका है। मैंने जैसा आपसे कहा कि आप इसको एसिडिक प्रोटॉन फॉर्म में नहीं निकालते हो, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके लिए भी डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसके लिए भी कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आपने ऐसे उड़ा दिया। इसके पीछे कुछ थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि आपने इसको बॉन्ड तोड़ा होगा और इस वजह से ये बाहर निकला होगा। बट हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जब ये यहाँ से टूटा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, और पॉजिटिव आने के बाद फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा तो पॉजिटिव यहाँ पहुँचा होगा, पॉजिटिव यहाँ पहुँचा होगा तो डबल बॉन्ड ये यहाँ आया होगा, फिर H पे पॉजिटिव, फिर ये N, है ना, N कुछ ऐसा आया आपको,
अब यहाँ से आप H+ को बाहर करो। फिर दोस्त H+ को ऐसा मत करना कि बाहर करने के चक्कर में इसके ऑर्बिटल में डिप करा दो, तो फिर से आपको सल्फ्यूरिक एसिड का सहारा या पानी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप किसी बहुत हाई लेवल की किताब को देखोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं करते कि भैया आए और पानी को H+ को खींच लिया, ठीक है। होना ये चाहिए था कि मुझे मोहब्बत से लिखना चाहिए था कि ये पानी आया और पानी से वापस H3O+ साइड से निकल गया, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है और जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन का लोन पेयर में इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो H+ वहीं जाएगा दोस्त, है ना। बहुत बहुत छोटी सी बारीक बारीक मैं आपको बातें बताने की कर रहा हूँ। बस इसके बाद वही काम करना है जो हमने पहले किया है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, सेम काम एकदम, देयर इज नो डिफरेंस इन द वर्क। यहाँ पे नेगेटिव, फिर वही आइसोसाइनेट आप बना दोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये काम कर लोगे। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और R, आइसोसाइनेट आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी फिर वही आपने पानी डालना है। जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से बॉन्ड पोलैरिटी आएगी। मैं डायरेक्ट लिख दूं, उम्मीद करता हूं कि पहले वाली मैकेनिज्म आपको आ गई होगी। मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूं इस बार और एमाइन ऑप्टेन कर रहा हूं। तो मेरा मोटिव तो देखो पहले भी वही था, अभी भी वही है, बट डिपेंड करता है कि ये जो H+ है वो किस जगह इंटरेक्ट कर रहा है। एक बार जब पहले टाइप 1 पे थे और टाइप 2 में बस छोटा सा डिफरेंस है, ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट दोस्त वही बन रहा है। अगर मैं एज अ JEE स्टूडेंट लेवल पे सोचूं तो भैया मुझे तो सर प्रोडक्ट से मतलब है। मैकेनिज्म इज़ फाइन, दोनों मैकेनिज्म अपनी जगह अच्छी बात है। हाँ, आप मुझे क्या याद करने वाली बात है वो बता दो, तो बेटा आइसोसाइनेट एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है, वो याद करना है। बट इन केस अगर वो JEE एडवांस में आ जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आइसोसाइनेट के लिए ट्रू है या फॉल्स है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ एडवांस में ही आते हैं, वो भी अपने पैटर्न्स के साथ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो आइसोसाइनेट को अपन लोग बस याद रखना, कभी भी एसिडिक कंडीशन में आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए पहले यहाँ पे पानी बाहर निकालते हो, पानी बाहर निकालने के बाद उसको आइसोलेट करते हो, ठीक है। तो मेरा पहले पानी का बाहर निकालना, मेरा जो मोटिव था वो पहले सॉल्व होना चाहिए, इसके बाद मैं इसको बाहर निकालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद मैंने आइसोसाइनेट बनाया, फिर अमाइन बनाया, दोनों ने काम एक ही किया। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने हाइड्राजोइक एसिड में डाला, H+ के साथ इंटरेक्ट करा के अमाइन बना दिया, तो मोटिव इज सॉल्व। अगर मेरे सामने सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सर आप मुझे इतना ना बताओ, मुझे सिर्फ बताओ क्वेश्चन कैसे करना है ना, बच्चा सीधे हमसे क्वेश्चन बोलेगा सर ये N3H है, ये H+ है, गिव द यील्ड। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक तो देखो मैकेनिज्म, और दूसरा जहाँ पे आपको ये दिख जाए समझ जाना कि बंदा स्मिथ रिएक्शन करा रहा है, ओके, इसको स्मिथ रीअरेंजमेंट भी बुलाते हैं, वो भी करा रहा है, बात एक ही है। और सीधे आपके सामने यहाँ पे जो कार्बन है वो किस में बदल जाएगा, ठीक है ना। यही तो हमने किया है। आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये जो COH इसको हटा के यहाँ पे हमने RNH2 लगा दिया, तो इसको हटा के यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया। इट्स टू सिंपल, इट्स सो सिंपल। हाँ, इसका लेवल मैं चाहूँ तो थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ। देखो, चूँकि एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होगा, तो डोनेटिंग फैक्टर आइसोसाइनेट को बनाने में, इसके इंटरमीडिएट को बनाने में ज़्यादा मदद करेगा। आप इमेजिन करो कि एक सिचुएशन आपके सामने है ऐसी, है ना, और यहाँ पे एक विड्रॉइंग लगा है और एक सिचुएशन में आपके पास डोनेटिंग लगा है, तो माइग्रेशन का जो एप्टीट्यूड है वो क्या बोलता है दोस्त, वो हमेशा ये बोलता है कि उसका माइग्रेशन होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर मुझसे कोई कहता है फॉर एग्जांपल कि ये मेरा रेट R1 है, ये मेरा रेट R2 है, तो आई विल गो विद द R2 देन R1। द रीज़न बिहाइंड कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेंसिटी ज़्यादा होगी तो माइग्रेशन अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत छोटी सी बात ही सही, लेकिन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपको समझ में आई होगी, ठीक, ओके।
ये हमने काम कार्बोक्सिलिक एसिड से किया, ठीक है। बट नाउ वी विल गो फॉर द कीटोन एंड एल्डिहाइड। कीटोन एंड एल्डिहाइड में थोड़ा सा बेकमैन का सहारा लेना है। जो काम हम बेकमैन में करते थे यही काम, वैसा ही कुछ टाइप काम करेंगे। जो बेकमैन के रूल्स लगाते थे वो रूल यहाँ पे लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कीटोन के साथ अगर मैं N3H लेता हूँ और कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ तो मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे एमाइड टाइप बनता है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं R डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये R डैश में माइग्रेट करा रहा हूँ, ओके। ये हमारा और आपका एक पर्सनल कंसर्न है और कुछ नहीं, ठीक। तो मेरा मोटिव यहाँ से यहाँ जाने का है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। बच्चा वेरी करता है यार, कुछ बच्चा याद करना चाहता है, कुछ बच्चा चाहता है नहीं सर मैकेनिज्म से बताओ। तो इट्स अप टू यू यार मैन, इट्स अप टू यू। मैं बस हमेशा चाहता हूँ कि मैं आपको अंदर तक की कहानी को सिखा सकूँ। जो मेरा मोटिव है कि केमिस्ट्री को मैं फील करा सकूँ, ठीक है, वो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको मैकेनिज्म याद रखनी है या नहीं रखनी है, हाँ। चलिए आइए इसके मैकेनिज्म की तरफ अपन लोग जाते हैं। मैकेनिज्म शुरुआत वहीं से करेंगे। आप सल्फ्यूरिक एसिड का H+ लोगे, इसका इंटरेक्शन यहाँ कराओगे, इंटरेक्शन करने के बाद कार्बोकैटायन बनाओगे। इंटरेक्शन करने के बाद आप कार्बोकैटायन बनाओगे। है ना, ये आपका सिचुएशन क्रिएट हो गई, एक प्लेनरिटी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। नाउ वही सेम काम जो अपन लोग हाइड्राजोइक एसिड का अटैक कराते हैं यहाँ पे हम वो करवाएंगे और बहुत आराम से वो काम करेंगे दोस्त। ठीक है, इसका अटैक मैंने इस पे करा दिया। आपको दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत रिएक्शन है, मतलब कितनी जगह इसका रोल है यार केमिस्ट्री में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्त फिर से तुम्हारे सामने सिचुएशन वही क्रिएट हो रही है। क्या मैं डायरेक्ट आइसोलेट कर सकता हूँ आइसोसाइनेट का? तो मैंने अभी आपसे कहा कि हम कभी भी डायरेक्टली उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो मुझे इस यहाँ पे जो रखे हुए OH है क्योंकि एसिडिक है, तो रूल ये कहता है कि पहले तुम दोस्त क्या करो, पानी यहाँ से बाहर निकालो। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि आइसोसाइनेट को आइसोलेट करने के लिए एनहाइड्रस में तो कर सकते हो, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूँ क्या, आपके और मेरे बस कन्वीनियंट के लिए, हाँ। और इसके बाद पानी निकाल दूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ से पानी को बाहर निकाल दूँ, और जैसे ही मैं पानी को बाहर निकालूंगा तो मेरे सामने एक सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी। अब दोस्त ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमको यहाँ से हॉफमैन का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बार क्विक रिकॉल करा देता हूँ सिचुएशन क्या है। देख सकते हैं दोस्त कि ये आपके पास C∩N है, ये आपके पास R है, ये आपके पास R' है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं। यहाँ से माइग्रेशन का एप्टीट्यूड सोचना है। देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दोस्त बस ना मान के चलना कि R' की जो बल्किनेस है वो R से ज़्यादा है। और आप जानते हो कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस फॉर्म, नो डाउट, है ना। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस फॉर्म, ट्रांस हमारा सिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है। तो
हम कोशिश करेंगे कि उसको माइग्रेट कराएं जो इस के अपोजिट हो। तो अंडरस्टूड है, मैं आर डैश को माइग्रेट कराना चाहूँगा। माइग्रेट कराने के लिए हॉफमैन ने भी यही कहा था, उसने बस वहाँ पे OH लिया था। याद करिए थोड़ा सा हॉफमैन ब्रोमाइड की रिएक्शन कि वहाँ पे OH था, और बैकमैन में भी हमने ऐसे ही काम किया था। बैकमैन में भी यही हमने किया था कि जो OH था हमारे सामने उसको मूवमेंट दिखाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बैकमैन वाली रिएक्शन याद होगी, है ना। तो आप इसको पहले यहाँ से निकालोगे, निकालने के बाद आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर दोस्त ये माइग्रेट करने की सोचेगा यहाँ को, है ना। बहुत बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल बात। ये माइग्रेट करेगा ऐसे, चूँकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये इससे इंटरेक्ट करने लगेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ से आपने निकाला, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ आया दोस्त पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो आपके और मेरा इंतज़ार करेगा नहीं दोस्त, वो सटक से अपने बैक बॉन्डिंग का फ़ायदा उठाएगा और इसको तुरंत यहाँ लाएगा। बट आपको पता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो आप फिर से पानी डालोगे, है ना। तो इट्स अप टू यू, मतलब मैकेनिज्म का मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आनी चाहिए आपको। इट्स मेक केमिस्ट्री सो ब्यूटीफुल, है ना। केमिस्ट्री को बहुत बहुत सुंदर बना देती है। इट्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से आप H+ को बाहर करते हो, है ना। अब यहीं पे बाहर कराऊँ आपको समझा के, या ये बताऊँ कि भाई नाइट्रोजन के लोन पेयर पे ये अटैक कर सकता है। ये हमारा बाहर निकल गया, चलिए ठीक है। H+ को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। इन ऐसे बाहर मत निकाल देना भाई, पानी डालिए वो तो फिर हाइड्रोजन आयन बाहर निकले, पता चला उठा के नाइट्रोजन के लोन पर फिर से अटैक कर जाए, वो काम आपने नहीं करना है। ठीक है, अब बस यहाँ से टॉटोमेरिज्म खत्म, क्वेश्चन खत्म खत्म। टॉटोमेरिज्म करना है, इसको यहाँ भाई, इसको यहाँ भाई, और सीधे अपने गोल को अचीव करते हुए हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। ए हाइड्रोजन को एलएनसी पूरी कर लिया, तो ये हमारा एमाइड टाइप बन गया। तो देख सकते हो मैंने कीटोन से कैसे एमाइड का प्रोडक्ट बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी रिएक्शन समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, कीटोन को फिर वही बता देता हूँ, फटाफट रिकॉल कर देते हैं कि पहले मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड के डालने से मुझे कार्बोकटाइन की यील्ड मिली, और फिर इस कार्बोकटाइन में मैंने जो है हाइड्राजोइक एसिड का अटैक कराया। अटैक कराने के बाद मैंने पहले पानी निकाला, एज पर रूल कि आप आइसोसाइनेट को ऐसे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो एसिडिक प्रोटॉन में, तो आप पानी निकालोगे। पानी निकालने के बाद आपके सामने एक सिचुएशन आई। नाउ यहाँ से ही बस सोचना है कि रूल ये कहता है कि बैकमैन ने कहा था कि भाई आप उसको आइसोलेट करते हो जो मोर क्राउडेड होता है, और यहाँ पे इस N+ के अकॉर्डिंग, N2+ के अकॉर्डिंग ये माइग्रेट होगा। ठीक है, मैंने इसको माइग्रेट कराया। माइग्रेट कराने के बाद पानी डाला और फिर टॉटोमेरिज्म फॉलो करके अपना प्रोडक्ट बना दिया। ओवरऑल आप कैप्सूल लिखना चाहते हैं तो दोस्त इस रिएक्शन का कैप्सूल सिर्फ इतना सा था। दोस्त कोशिश करिए आप कैप्सूल ही याद कर लीजिए तो ठीक रहेगा आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये R', ठीक है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि R' इज मोर क्राउडेड देन R। ठीक है, पक्का कर लेंगे सवाल को, हो जाएगा ये मेरा सवाल जो मैंने दिया है। इसके अलावा वो कोई भी सवाल दे दे तो ठीक है, वी कैन ऑब्टेन। वो ऐसे दे देगा और आपसे बोलेगा प्रोडक्ट बनाइए, तो बहुत ईजिली फॉर्म प्रोडक्ट बना सकते हो। दोस्त देख सकते हो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधे ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 1 कार्बन को एक तरफ रहने देते हैं,
और मैं 2 वाले कार्बन को ग्राउंड करा देता हूँ, यहाँ पहुँच गया सीधे। कह सकते हो ना, एक लॉजिक से बात बोलूँ कि देखो भाई सी डबल बॉन्ड ओ में बीच में NH इंसर्ट हुआ है और NH वहाँ जाके इंसर्ट हुआ है जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा थी। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक सिचुएशन, एक बॉन्ड ए है, एक बॉन्ड बी है, आप बीच में NH लगा रहे हो, ठीक है, जस्ट कि आप डायरेक्ट याद कर सको, ठीक है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, बट ठीक है, ट्रिक का बात कर रहा हूँ, ट्रिक की बात कर रहा हूँ कि भाई आपको कुछ नहीं करना, वहाँ जाके लगा देना जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, बीच में इंटरेक्ट करा देना, मतलब बीच में NH आ जाए, है ना। कितना बेहतरीन सी बात मैंने अचानक बोल दी। आप देख सकते हो, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए परेशान करने के लिए सही, सवालों की दुकान ही तो खोलनी है, असी तक की जाना सी। अब देखो यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे NO2 है। अब आपको क्या देगा, हाइड्राजोइक एसिड देगा N3H और H+ के साथ। तो आपको मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, देखो वही सेम काम करें क्या, बस तुम ये बताओ कि किस साइड इंसर्ट कराएं, ए साइड या बी साइड। हाँ, कुछ याद तो आ रहा होगा कैसे, कहाँ पे हमने ऐसा कुछ किया था, कुछ याद है, कुछ रिएक्शंस याद हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। कुछ कोई एक ऐसी रिएक्शन थी जहाँ पे मैंने ऐसे जुगाड़ किया था कि सीधे डॉप कर देते थे। तो माइग्रेट देखो इसका होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इतना स्यापा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। स्लो सर, सीधे प्रोडक्ट बन गया, है ना। ये यार वैलेंसी पूरी करते रहना। अच्छा ठीक है, इसका सीधा हमारे सामने आंसर ही आ गया। कितना कितना आसान था ये, ठीक है। बाकी तुम्हें मैकेनिज्म करनी है तो 10 बार करो यार, है ना। यही चीज़ अगर तुम्हारे सामने कोई साइक्लोकीटोन आ जाता है और यहाँ N3H आ जाता है H+ के साथ और आपसे बोलता है प्रोडक्ट की उम्मीद करता है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो सिचुएशन एकदम सेम है कि ये मेरा कार्बन है, यहाँ पे इस बॉन्ड को A बॉन्ड मान लेते हैं, इसको B बॉन्ड मान लेते हैं, कुछ नहीं करना, दोनों ही सेम है तो इंसर्ट कहीं से भी करा दो यार, है ना। इट्स लाइक सीधे ऐसे लिख दूँ क्या, देखो मैं B वाले पे इंसर्ट करा देता हूँ, यहाँ NH लगा दिया, बाकी ये रिंग A ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये जोड़ देना। नंबरिंग कर लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5, है ना, बीच में तो है ही है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और 5 के बाद ये इसका इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया सीधे, देखो कितना आसानी से हमने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया, है ना, है ना। हाँ, थोड़ा सा परेशान अगर वो जेई में चाहे आपसे करना, तो आप लॉजिकली कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारिएगा इस सवाल का कि ऐसी सिचुएशन वो दे रहा है आपको और वो हाइड्राजोइक एसिड और H+ देता है और आपसे बोलता है कि प्रोडक्ट बनाओ। नाउ इट्स अप टू यू कि मैकेनिज्म से जाना चाहते हो कि डायरेक्ट जाना चाहते हो, है ना। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई क्या चाहता हूँ, देखो ये बॉन्ड A है, ये बॉन्ड B है, आप कमेंट बॉक्स में बस इतना रिप्लाई करो कि ये जो NH हम लोग लगाएंगे वो A साइड पे लगाएंगे या B साइड पे लगाएंगे, जो बीच में हमको NH लगाना है ना, वो A साइड पे लगाना है या B साइड पे लगाना है, इसमें आपको कमेंट करना होगा। लॉजिक सोचिएगा, बहुत बहुत सिंपल चीज़ है यार, ठीक है। यू अमेजिंग गाइस, आप कर सकते हो। चल, तो ये काम हमने कीटोन के साथ किया, अब काम करेंगे एल्डिहाइड के साथ। हाँ, एल्डिहाइड में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। N3H सल्फ्यूरिक एसिड लिया, H+, यहाँ से माइग्रेशन के 2 अलग अलग एप्टीट्यूड होते हैं, इसलिए इसके 2 आंसर आते हैं, मतलब एक आपका साइनाइड आता है और एक मैंने आपसे कहा था कि N फॉर्माइल कार्बल्डिहाइड आता है। N फॉर्माइल जनरली इस वर्ड को अमाइंस की वजह से यूज़ कर रहे हैं, फॉर्माइल है, ठीक है। ये हमारा N फॉर्माइल टाइप सब्सटेंस बन रहा है और ये हमारा साइनाइड टाइप सब्सटेंस बन रहा है ना। ओके, इसको आप N फॉर्माइल का डेरिवेटिव बुला लो, बुलाना है तो, है ना। तो हमको 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बट दोस्त एज पर रूल ये मेरा मेजर होगा और ये मेरा माइनर होगा।
एक बार मैकेनिज्म के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे अपना एल्डिहाइड दो प्रोडक्ट बनाता है जिसमें से एक मेजर और एक माइनर होता है। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये स्मिथ रिएक्शन के कितने इंपॉर्टेंस है हमारी केमिस्ट्री में, है ना। वो बात अलग है कि आप लोग इसको नेग्लेक्ट कर जाते हो, आप इसको छोड़ जाते हो, जेई में आता है भाई। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म टैकल करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक का एस्पेस लेना है, जस्ट 1 मिनट। सॉरी, H+ लेना है, यहाँ पे वही इंटरेक्शन दिखाना है। जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव लिया नहीं जा रहा है तो भाई तुरंत बॉन्ड तोड़ो ना यार। और फिर आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी और यहाँ पे अपना वही हाइड्राजोइक एसिड। देखो एक बार अगर आपने मैकेनिज्म सीख ली ना तो दोबारा हम वही काम कर रहे हैं, आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि बार बार वही काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ से आप सोचो कि क्या मैं पहले N2 गैस बाहर निकालूं या पहले पानी बाहर निकालूं। तो अगेन मैंने आपसे बहुत बार बोला कि आइसोसाइनेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो एसिडिक प्रोटॉन के फॉर्म में, इसलिए आपको पहले पानी बाहर निकालना पड़ेगा। एंड व्हेन यू रिमूव द वाटर माय डियर, यू विल गेट लाइक दिस। बस अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहीं से मेजर और माइनर का डिसीजन लिया जाता है, यहीं से मेजर और माइनर का डिसीजन लिया जाता है। देखो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। इसको मैं कहो तो ऐसे बना दूं तो ज़्यादा फीलिंग आएगा आपको। Now we have 2 options. Either we can migrate the R1 and either we can migrate the H1. दोनों को हम माइग्रेट कर सकते हैं, बट माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइट माइग्रेट होना ज़्यादा फीजिबल होता है। H- का जो माइग्रेशन है वो R के माइग्रेशन से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फीजिबल है। ठीक है, ये इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वजह से होता है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ दोस्त, है ना, बट ठीक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बस मैं 2 रास्ते यहाँ से बनाऊंगा दोस्त। एक रास्ता व्हेन वी माइग्रेट द H+, मतलब सॉरी H-, एंड सेकेंड सिचुएशन इज माइग्रेशन ऑफ दिस R-। एक सिचुएशन A प्रोडक्ट बना देगी, एक सिचुएशन B प्रोडक्ट बना देगी, और यहीं से मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का अपन लोग डिसीजन लेते हैं। तो चलते हैं आगे, समझाते हैं इसको क्या किया मैंने। तो एक बार सिचुएशन लेते हैं जब H- माइग्रेट कर रहा है, तो बना ले क्या एक बार। है ना, जैसे ये माइग्रेट करेगा तो पहले यहाँ नेगेटिव आएगा दोस्त, यहाँ पॉजिटिव आएगा दोस्त। H अपने नेगेटिव फॉर्म में इसके ऑर्बिटल में जाके डॉप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे N और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NH, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली। नाइट्रोजन पे लोन पर अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हारा और मेरा इंतज़ार नहीं करेगा और तुरंत बैक बॉन्डिंग की हेल्प से इसको स्टेबलाइज करेगा। बस अब यहाँ से दोस्त H+ को आप बाहर कर दो, हाँ H+ को बाहर कर दो, तो यू विल गेट द साइनाइड। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये दिस इज अवर द मेजर वन एज पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड रूल, है ना। हम जब H को माइग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, साइनाइड टाइप मिल रहा है ना। और अगर इन केस माइनरी सही, व्हेन R- विल माइग्रेट,
तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख दूं क्या, है ना, बहुत आराम से करना है। जब मैं R माइनस को माइग्रेट करूंगा तो पहले ये बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ पॉजिटिव आया, ये ऐसे, और ये माइग्रेट इसके ऑर्बिटल में। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ दोस्त, आराम से। यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड N, ये R, यहाँ पे दोस्त पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये लोन पेयर, इसके ऑर्बिटल में डॉप होने के बाद ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा सा पानी, है ना, थोड़ा सा पानी, क्योंकि इस आर को तो मैं बाहर निकालूंगा नहीं। है ना, ये इसके ऑर्बिटल में डॉप, ये इसके ऑर्बिटल में डॉप। समथिंग लाइक दोस्त कहानी कुछ यहाँ आके अटकी, है ना। बस अब यहाँ से आप H प्लस को बाहर निकाल के टॉटोमेरिज्म सोच सकते हो। H प्लस को बाहर निकाल के आप टॉटोमेरिज्म सोच सकते हो। Yeah, I'm talking about this one. This is N formyl derivative. But दोस्त this is your minor, not the major one. ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपसे क्या करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमने देखा क्या, हमने देखा ओवरऑल, हमने ये देखा कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड था, ठीक है, और मैंने इसको N3H से रिएक्ट कराया H प्लस के साथ, माइग्रेटिंग विद द हाइड्रोजन H माइनस फॉर्म में विल गेट द साइनाइड, माइग्रेटिंग विद द R माइनस फॉर्म विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ N फॉर्मल। बस हमको इतना याद ही रखना है। अगर आप कैप्सूल टाइप में लिखना चाहते हो तो दोस्त दिस इज योर मेजर एंड दिस इज योर माइनर। ऑल्दो परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो मेजर इसलिए बन रहा है कि जो एप्टीट्यूड है वो हाइड्रोजन की तरफ है। ठीक है, तो हम देखते आ रहे हैं इसको। हमने सीखा कि कैसे अपन लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को दो मैकेनिज्म की हेल्प से अमाइन बनाते हैं, कैसे अपन लोग कीटोन से अमाइड बनाते हैं, और कैसे अपन लोग एल्डिहाइड से साइनाइड की तरफ बनाते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट जो इसका अच्छा रोल है एक और है, दैट इज इन द 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ, आओ आइए, 3 डिग्री अल्कोहल में इसका क्या रोल है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द 3 डिग्री अल्कोहल में इसका रोल, तो पहले तो एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं और यहाँ पे H प्लस लेते हैं, किसी सल्फ्यूरिक एसिड से आया हुआ H प्लस है, और कार्बोकैटायन ऑब्टेन कर देते हैं। और बहुत बहुत मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है दोस्त, कोई टेंशन नहीं है, इतने सारे अल्फा इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। पानी आप बाहर निकाल ही दे रहे हो। अब चूंकि एक सिचुएशन आपके सामने है, अब आप इसमें हाइड्रोजोइक एसिड को डॉप कर सकते हो। व्हेन वी गो विद दिस, वो ये यहाँ पे जाएगा, ये R, ये R, ये R, NH, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्त। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो कोई हमको एसिड दिख नहीं रहा, कोई एसिडिक प्रोटॉन दिख नहीं रहा, तो तुरंत अपन लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं।
है ना। और व्हेन वी गो विद दिस, नाइट्रोजन गैस उड़ानी है और यहाँ से माइग्रेशन एप्टीट्यूड के बारे में सोचना है। आई एम हार्डली सॉरी, मैंने ये बना दिया। यहाँ से हमको माइग्रेशन एप्टीट्यूड के बारे में सोचना है कि आप इस H+ को बाहर निकाल के इसको उठा के माइग्रेट करते हो। मैं एक R मान रहा हूँ, आप कोशिश करना कि अगर वो अनसिमेट्रिकल हो तो माइग्रेट उसका कराना जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्त ज़्यादा है ना। तो फिलहाल आप यहाँ कहीं कुछ पहुँचोगे एंड दिस इज़ योर I माइन। शिफ्ट्स बेस याद करो, अपन लोग पढ़ा करते थे, दिस इज द शिफ्ट्स बेस। अब देखो दोस्त, ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ही पूछता है ना। यहाँ से मैं आगे को कंटिन्यू करूँगा तो कीटोन से फिर से अपन लोग MIT की तरफ जा सकते हैं, बट इट्स सफिशेंट। हमने बहुत कुछ सीखा आज, बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं और माइग्रेट करके हमको क्या क्या मिल रहा है ना। एक बार फाइनल हम टचअप दे देते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे हमने क्या क्या किया। जस्ट गिव मी वन चांस कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, H+ डाला, एमाइन मिल गया बाय द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। हमने कीटोन लिया, माइग्रेट किया H+ के साथ, वी गेट द एमाइड, और उसका माइग्रेशन होना है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। हमने एल्डिहाइड लिया, हमने माइग्रेट कराया, फॉलोड बाय दिस प्रोसेस हमको 2 चीज़ मिली, आइदर साइनाइड मिली और एक हमारे माइनर फॉर्म में ही सही रीजंस के साथ हमको पता चला कि ये मिला। दिस इज़ योर मेजर दोस्त एंड दिस इज़ योर माइनर दोस्त। और फिर हमने लास्ट थ्री अल्कोहल लिया और इसके बाद मैंने ये किया। ठीक है, तो दोस्त हमने इतने 4 काम किए। ओवरऑल जितना हमने पढ़ा वो ये है, बट हमने उसके मैकेनिज्म के साथ चला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कराई हुई एक एक मैकेनिज्म समझ में आई होगी। ठीक है, तो बी रेडी विद द क्वेश्चंस। एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, है ना। जैसे इट्स लाइक अगर मान लो ऐसा आ जाता है, एक ऐसा आ जाता है, एक ऐसा आ जाता है एंड एक ऐसा आ जाता है, तीनों में दोस्त इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, हमसे यील्ड पूछ रहा हो। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रोडक्ट आप बना लोगे, मेजर और माइनर भी डिसाइड कर लोगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरा कोड यूज़ करिएगा। ठीक है, और हमसे डायरेक्टली आप चाहे तो लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। लाइव कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, वहाँ पे हम आपको लाइव मिलेंगे दोस्त। अभी ये हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव के जो अलग मज़ा है उसकी कहानी अलग है। ठीक है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके। सबसे पहला बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपसे कहा कि डेली लाइव क्लासेस है। आपको हम मंडे टू संडे लाइव मिलते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके मन में जैसे भी डाउट्स होते हो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग कराते हैं और वहाँ ये हमको पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने पढ़ाने के बाद एक सवाल को सही किया या गलत किया। ओके, एंड नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। क्यों हमें टेस्ट देना चाहिए? पहले तो आंसर इज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप जब पेपर देते हो, आप जब क्वेश्चन लगाते हो तो आपको एहसास होता है कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल एक साथ करता है। जब जेई की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको स्मिथ रिएक्शन समझाया,
तो वो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्म में आए, हो सकता है वो कहीं से होते हुए आपको एल्डिहाइड बनवाए, कीटोन बनवाए और वहाँ के बाद आप मूव करो आगे। वो कुछ भी कर सकता है, उनके उसके हाथ में है सवाल। ठीक है, तो अभी तो मैं नेम रिएक्शन पढ़ा रहा था इसलिए मैंने रुक गया, अदरवाइज़ तो मैं ए से लेकर जेड तक आपके साथ खेलता। अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन सब का एनालिसिस, इन सब के बारे में जानना, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानना कि आप कहाँ लैग करते हो, कहाँ आप एग्जिस्ट करते हो, ये सब कुछ आपको लाइव टेस्ट देने से मिलेगा, है ना। इसलिए इसको जरूर दीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, अनअकैडमी के जितने भी प्लान हैं वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर मैनर में रहने वाले प्लान है। रीज़न बिहाइंड फिर दिस कि यार अगर हम लोग शेड्यूल पे रहते हैं तो हमको पता है कि कब आपको डीपीपी देनी है, कौन सी डीपीपी देनी है, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन, उसके डाउट सॉल्विंग, उस पर टेस्ट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, बहुत कुछ आपको मिलता है। उसके बाद टाइम पे सिलेबस का ख़त्म होना, उसके बाद उसका रिवीजन होना, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होने से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, ओके, दैट्स वाई स्ट्रक्चर्ड प्लान बोला जाता है इसको। एंड दिस अनलिमिटेड एक्सेस, आई थिंक ऐप की ब्यूटी है ये अनलिमिटेड एक्सेस। खासियत क्या है इसकी, तो पहली खासियत तो दोस्त ये है कि इनकेस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी में दोस्त n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। n नंबर का मतलब ये है कि आपको 10 से केमिस्ट्री पढ़नी है, 20 से फिजिक्स पढ़नी है, जिस बैच में अपने आप को एनरोल करना है, जो जिस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है, जिस टीचर से पढ़ना है, सब आपके हाथ में है। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड का एक्सेस होना। लिमिट नहीं है इसकी, आप जितनी बार एक्सेस कर सकते हो हमसे कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मैं बता दूं कि अनअकैडमी ने ये बहुत नई और बहुत स्पेशल चीज़ लॉन्च की है, खासकर आपके लिए है ये। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहला देखो, जो हमको प्लस में बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, पर्सनल कोच और पर्सनल गाइडेंस। होता क्या है, एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइडेंस मिलेगा कि एक एक्सपर्ट पर्सनालिटी आपको गाइड करेगा कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ लैग कर रहे हो, और आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले आएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस, आपका स्टडी का प्लानिंग, ठीक है, ये सब उनके हाथ में होता है। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस मैंने जो है जैसे आपसे कहा कि पेपर तो सब लोग देख देते हैं लेकिन वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बच्चे बोलते हैं सर पेपर ना आता था लेकिन छूट गया। द रीज़न बिहाइंड कि उनका टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब था। अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन का टाइम 1 मिनट है और आप उसको 10 मिनट लगा रहे हो, तो दोस्त उसको आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बोथ आर सेम, सब बराबर है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आने वाले 4 क्वेश्चन पढ़ने वाला है। केमिस्ट्री इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ द जेई। इफ़ यू वांट टू क्रैक द जेई, केमिस्ट्री को सबसे फास्ट करना होता है। वही टाइम आप सेव करते हो फिजिक्स और मैथ्स के लिए, बट यही चीज़ का कैलकुलेशन आपको खुद पर्सनल नहीं आता है, इसीलिए आपको पर्सनल कोच की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी की प्लानिंग करना। हम लोग टाइम टेबल को बनाते हैं, फिर उसको फाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर फाड़ देते हैं, ना जाने कितनी बार ऐसा करते हैं। और रीज़न क्या है कि टाइम टेबल हमारे लिमिट्स के आगे पीछे बनता है, मतलब जो हमारी लिमिट है हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। आपका कभी भी कोई वर्क कस्टमाइज नहीं होता। आप 4 दिन लगातार केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स छोड़ दोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो मैथ्स छोड़ दोगे। ये एक जो अनऑर्डर्ड पैटर्न है आपका, ये जेई में आपको बहुत नुकसान दिलाएगा। इसलिए आप पर्सनल कोच की हेल्प से अपने आप को, अपने ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में ले आ सकते हो। ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आप एक मैनर्ड फॉर्म में रहोगे, ऑर्डर्ड पैटर्न में रहोगे, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में रहोगे, जिससे आप जेई को बहुत ईजिली बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। ठीक है दोस्त, आपको इतने सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही ईजिली आप हमें पे कर सकते हैं। हमारे प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है दोस्त, 12 महीने का जो प्लान है वो है 38,500 का, और इसमें आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड है धीरेन, DHIREN, जस्ट रिमेंबर दिस कोड। ठीक है, इसको सेटअप कर लीजिए माइंड में कि जब भी आप कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आप इस कोड को यूज़ करोगे। जैसे ही आप इस कोड को डालोगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा एंड योर अमाउंट विल बी 34,650। ठीक है,
आप चाहो तो उसको आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर आप क्लास 11th में हो या आपके कोई छोटा भाई बहन क्लास 11th में है, तो आप हमारा 24 मंथ वाला प्लान लो इंस्टेंट ऑफ 12 मंथ वाला प्लान, ठीक है। इसका जो अमाउंट है वो है 56,000 और इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। आफ्टर द डिस्काउंट आपका अमाउंट 50,400 हो सकता है। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सेम वही मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, धीरेन, ठीक ना माय डियर। आप इसको आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो। अब देखो दोस्त, मैं आसान किस्तों में बोल रहा हूँ, तो आओ देख लेते हैं कि कितना ईएमआई बैठ रही है। दोस्त 2100 रुपये ईएमआई बैठ रही है मात्र और मात्र, और अगर मैं इसको 3 सब्जेक्ट से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कैलकुलेशन आता है 700 रुपये पर सब्जेक्ट। इतने सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए वो आपको 700 रुपये में शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट दे पाए इंडिया का। दैट्स वाई वी आर सेइंग वी आर द लार्जेस्ट इंडियाज़ लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। मेन हमारा मोटिव इसी वजह से है, ओके। इसके अलावा आप कहोगे कि ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए सर क्यों मना करते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। पीसीएम आपके पास 3 सब्जेक्ट है, ज़रा इन सारे सम के चैप्टर्स को ऐड कर दो, आपको पता चलेगा कि 90+ चैप्टर्स हैं पूरे पीसीएम मिला के। दोस्त, क्या 90+ चैप्टर को वाकई तुम 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म कर पाओगे? और एक ऐसा ख़त्म जो जेई को चाहिए। फ्रेंकली बताऊं, जब मैं क्लास 11th में था तो 3 महीने तक तो हवा नहीं लगी। हुआ क्या, साइंस इज़ लाइक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतना ज़्यादा आ जाता है तो आपको 3 महीने तक तो पता भी नहीं चलने वाला क्या हो रहा है। तो प्रिपरेशन जेई की तो भूल ही जाओ, ठीक है। इसलिए आप समझदार हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 24 मंथ वाला प्लान लो। ज़्यादा लंबी दूरी तय करोगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा क्वेश्चंस के साथ, ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे आइकॉनिक प्लान को लेने के लिए आपको 12 मंथ की जो फ़ी पे करनी है वो है 56,000। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। आफ्टर अमाउंट आपका 50,000 हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आइकॉनिक में क्या प्रॉफिट्स हैं। पर्सनल कोच हो गया, स्टडी प्लानिंग हो गई, एक्सपर्ट की गाइडेंस हो गई और टेस्ट का एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक 24 मंथ वाला प्लान ले रहे हैं तो उसका अमाउंट 77,400 है। आप चाहें तो उसको हमारी नो कॉस्ट ईएमआई पे भी पे कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। ये कुछ झलकियाँ हैं क्लास की दोस्त। मैं रोज़ लगभग रात के 9 बजे मिलता हूँ, ठीक है, वो भी लाइव, जहाँ पे आप बिंदास होकर कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आप मुझसे पर्सनल इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सारी स्पेशल डिफरेंट सीरीज़ चला रहा हूँ, जैसे बूम बूम सीरीज़ हो गई, रैपिड फायर सीरीज़ हो गई, ठीक है, PYQ सीरीज़ हो गई, इन टॉपिक्स की सीरीज़ हो गई। अलग अलग डिफरेंट टॉपिक को मैं पकड़ता हूँ और उस टॉपिक के डेप्थ में जाके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इंतज़ार रहेगा आपका रात के 9 बजे। थैंक यू वेरी मच इतना सा पेशेंस दिखाने के लिए, इतना पेशेंसली हमको सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन और उसका एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। एंड दिस इज़ माई कोड, इसको याद रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।